आप रोड पे जा रहे हो, आप बोल रहे हो कि ये लोकेशन का है, ये बता देगा ये रहा। ईरान में आपसे किसी से पूछ लो, बोलेगा चलो मैं लेके चलता हूँ, ये रहा। तुम्हें इससे मिलना है क्या, ये रहा। ईरान में भाई आप अभी वॉर के टाइम फंस गए थे जब बॉम्बिंग करी थी यूएस ने, हाँ, तब तो मेरी क्या कर रहे थे आप ईरान में? मेरी किस्मत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी। मैं एक्चुअली ईरान से पहले था लीबिया में। लीबिया में मैं घूम रहा था और लीबिया में स्टार्ट हो गया सिविल वॉर। मैं लीबिया से भागा, किसी तरह फ्लाइट करके भागा। मैंने कहा चलो ईरान थोड़ा घूम लेते, मेरा बलूचिस्तान घूमने का मन था। मैं इवनिंग को पहुँचा हूँ, शाम के 4-5 बजे मैं पहुँचा हूँ। उसी दिन मुझे हादसा मिला कि एयर इंडिया की प्लेन क्रैश हो गई थी। तो उसी दिन वाली बात थी। और मैं उसी दिन शाम को पहुँचा हूँ और अगले दिन सुबह 4 बजे न्यूज़ आती है कि वॉर स्टार्ट हो गया। इतनी किस्मत ख़राब थी मेरी कि शाम को पहुँचा हूँ, फ्लाइट नॉर्मली लैंड की है और वॉर स्टार्ट हो गई। उसके बाद मैं पहला दिन मैं तेहरान में था। तेहरान में दिन तक तो सही लग रहा था, लोग को उतना उनको लगा था कि ये होते रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन रात को जो मैंने देखा ना, मैं एकदम डर गया। लाइक ऊपर जाके देख रहा हूँ मैं, एकदम वो मिसाइल साड़ी अपने आप में फूट रही है, क्योंकि उसके ऊपर सारे फाइटर जेट्स थे और तेहरान के मोस्टली जब सारी बम्बिंग तेहरान के ऊपर ही हो रही थी। और मैं तेहरान में ही था। आपको आवाज़ सुनाई दे रहा है प्रत्येक लाइक 5 मिनट्स में बम 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 लाइक, एंड वो आपस में टकरा भी रहे हैं, एंटी मिसाइल एंड ड्रोन्स एंड स्टफ। तो वो सब पहली बार मैंने लाइफ में देखा था। हालांकि उतना डर नहीं लगा, मुझे लगा ये तो किस्मत की बात है, अगर किस्मत मेरी अच्छी रही तो कुछ नहीं होगा, अगर नहीं रही तो मेरे हॉस्टल पे बम गिरने वाला है। तो मैं 1-2 दिन वहाँ पे रहा, फिर मैंने कहा चलो यहाँ से निकलते हैं। तो फिर मैं पास वाली सिटी में चला गया। लेकिन मुझे डर इस बात का नहीं था कि मेरे पर मिसाइल गिर जाएगा, डर मुझे इस बात का था कि मैं पकड़ा जाऊँगा एज ए स्पाई। क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे अफगानी और इंडियन को पकड़ा गया था एज ए स्पाई। और इंडियन एक बहुत अच्छे स्पाई वहाँ पे हो सकते हैं, क्योंकि इंडिया का रिलेशन अच्छा है इजराइल के साथ भी और ईरान के साथ भी। हमें नहीं चाहिए वीज़ा ईरान जाने के लिए, और हमें बहुत इजीली वीज़ा मिल जाता है इजराइल का भी। बट भाई अगर आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता, आपकी इन्वेस्टिगेशन भी होती है, तब तो वहाँ इस तरीके से लोगों को छोड़ रहे थे, फिर भी वो तो उनको देंगे कर रहे थे। आपको, लेकिन 1-1.5-2 महीने आप फंस गए जेल में, वही तो सबसे ज़्यादा लाइक ट्रॉमेटाइजिंग है। जब तक कि प्रूव नहीं होता कि आप नहीं हो कुछ, तब तक तो ट्रॉमेटाइजिंग है ना वो। हाँ। तो वही मैं डर गया था बहुत ज़्यादा। और वीडियोस बनाने पर, क्योंकि बहुत सारी जो वर्ड्स हैं हिंदी और फारसी में सेम है, मैं रोड पे वीडियोस बना रहा था कि क्या माहौल है नहीं माहौल है। तो लोगों ने कहा कि गिरफ्तार कि तुम गिरफ्तार हो जाओगे। तो मैं उस बात से डर गया था कि कहीं मैं अब फंस न जाऊँ, कहीं मुझे गिरफ्तार न कर लिया जाए। तो फिर मैंने एक टैक्सी ड्राइवर को एक्चुअली टैक्सी ना ईरान के अंदर बहुत सस्ती है, बहुत ज़्यादा सस्ती है। तो मैंने टैक्सी ड्राइवर को $100 दिए और मैंने कहा चलो मुझे छोड़ दे अर्मेनिया। 1000 किलोमीटर था, उसने ड्राइव किया रात भर, मुझे अर्मेनिया देकर छोड़ा। और टैक्सी ड्राइवर वॉर के टाइम भी ना जैसे पैसे लेने से मना कर रहा है, नहीं, मेहमान वर्ड सेम है वहाँ पे। तो मेहमान, मैंने कहा नहीं भाई ले ले, नहीं मेहमान, बहुत नाटक करने के बाद फाइनली उससे पैसे लिए। ओह। और भाई इस दौरान तुम्हारी घर में बात हो रही थी, तो घर वाले क्या कर रहे थे? घर वाले को मैंने नहीं बताया था ये बात, क्योंकि झूठ का परेशान हो जाएंगे। तो मैंने नहीं बताया था कि मैं ईरान के अंदर हूँ। भाई वगैरह को बता दिया, मैंने घर वाले को नहीं बताया। इसके मेरा एक फ्रेंड था, उसको बता रखा था मैंने कि इन केस ये मेरा लाइव लोकेशन रहा, बट मैंने घर वाले को नहीं बताया था। मैं 2-3 जो फ्रेंड्स हैं उनको मैं, जो ट्रैवलर फ्रेंड हैं उनको मैं अपना लाइव लोकेशन में शेयर कर सकता हूँ हमेशा 24/7। और इस टाइम खाना वाना कैसे मैनेज किया आपने? एक्चुअली बहुत अच्छे लोग थे, मैं बता रहा हूँ। मुझे कम से कम 20-25 इंस्टाग्राम मैसेज आए होंगे अलग अलग लोगों से कि आ जाओ मेरे घर पे, आ जाओ मेरे घर पे, आ जाओ मेरे घर पे आ जाओ। और सब लोग मुझे घर पे बुला रहे थे कि मेरे घर पे आके रह लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओह। इस टाइप पे लोग। भाई हमने ऐसा सुना है कि जो ईरानियन गर्ल्स हैं वो परेशान है अपने देश में और वो निकलने के लिए शादी करती हैं बाहर की कंट्रीज़ के लोगों से। आप क्योंकि वहाँ रह चुके हो, आपने ये चीज़ नोटिस करी है कि विमेन को दबाया जाता है, यहाँ बहुत प्रॉब्लम होती है उन्हें? बेसिकली बात ये है कि ईरान के अंदर सैलरी बहुत कम है बहुत ज़्यादा सैलरी कम है। आप मेहनत करोगे कि महीने आपकी सैलरी $25, $30, $50 तक आपकी सैलरी है। $50 कितने होते हैं? 4000 रुपये महीने का। और तो वो 4000 रुपये में कुछ भी कर लें, बाहर नहीं निकल पाएंगे। कंट्री बहुत ज़्यादा सस्ती है, लिटरली। मैं पेट्रोल कितने $2 लीटर है, $2 वहाँ पेट्रोल होगा और गाड़ियाँ सस्ती मिल जाती है। आपको टैक्सी, आपको 10 रुपये की टैक्सी मिलेगी, कहाँ मिलती है इंडिया में? 10 रुपये की टैक्सी आपको जाना है, 10 रुपये में आप चले जाओगे 5-5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। मेट्रो $2 की है, तो सस्ती, इंडिया से बहुत ज़्यादा सस्ती है इंडिया से वो। तो इसलिए सैलरी भी कम है, लेकिन अब वो बाहर नहीं जा पाते इंडिया से। तो इंडियन जब जाते हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पासपोर्ट उनका बहुत ज़्यादा वीक है। हम कंप्लेन करते रहते हैं कि इंडियन पासपोर्ट वीक है, कंपेयर टू उनका पासपोर्ट देखो इतना वीक है, कहीं जा ही नहीं सकते बेचारे। सही बात, कहीं नहीं जा सकते बेचारे। करेक्ट। तो इसलिए वो ये चीज़ वो ट्राई करते हैं कि एक बार मुझे ईरान से बाहर निकलना है। और ईरानी लड़कियों को दबाया तो जाता ही है, आप कुछ भी कर लो। वहाँ पे हिजाब प्रोटेस्ट हुआ था, अब फाइनली जाके 3-4 साल के बाद अब हिजाब लड़कियाँ नहीं पहन रही है। अच्छा। एक्चुअली ईरान एक इस्लामिक कंट्री कभी था नहीं, उसे ज़बरदस्ती बनाया गया। 1979 इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया, उसके बाद ईरान इस्लामिक कंट्री बनी। उससे पहले तो वो काफ़ी ओपन कंट्री थी। हाँ, उसकी वीडियोस आती है ना भाई। अफगानिस्तान फॉर एग्जांपल, अफगानिस्तान इज द पार्टी प्लेस लाइक बैंकॉक।
1970s में अच्छा। काबुल सुना है कि बैंकॉक की तरह पार्टी प्लेस था ये। काबुल, तेहरान, लोग पार्टी करते थे, एकदम शॉर्ट ड्रेस पहनते थे। अब आप जबरदस्ती थोप रहे हो। पर अफगानिस्तान में भी आपने देखा है कि फीमेल्स रोड पे नहीं दिखती है आपको? अब नहीं दिखती है। जब मैं पहली बार गया था अफगानिस्तान, उस समय गवर्नमेंट रूल था, आपको लड़कियां हर जगह दिखती थी, और लड़कियां बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं कंपेयर टू लड़कियां वहाँ पे, क्योंकि लड़कियां ज़्यादा बॉलीवुड देखती है, तो शाहरुख खान के वो ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही फैन है वो लोग। तो वो कुछ ज़्यादा अच्छी हिंदी लड़कियां बोलते हैं। लड़कियों से मेरी अच्छी खासी बातचीत हुई थी पहली ट्रिप पे। दूसरी ट्रिप लड़कियां देखी ही नहीं मुझे कहीं। लिटरली लाइक 2-3 लड़कियों से मेरी बात हुई पूरे ट्रिप पे। 1 महीने की ट्रिप थी, 2-3 लड़कियों से मेरा सिर्फ इंट्रैक्शन हुआ है। एक बार मैं याद है, मैं वहाँ पे था, बंदर आमिर लेक पे था, और लड़के ऐसे जाने कि मैं इंडिया से हूँ, तो हम लोग वो कयाकिंग कर रहे थे। लड़के ने मुझे टोका कि कहाँ से हो, इंडिया से हो, इंडिया में क्या करते हो, यहाँ पे क्यों आए हो, नहीं आए हो। बहुत सारे नॉर्मल हमारी बातचीत होने लग गई कि शाहरुख खान से कितना प्यार है, हम इंडिया को बहुत पसंद करते हैं वगैरह वगैरह। अचानक से तालिबान वाला आया, बंदिया ने ऐसे मुझे ट्रीट किया कि मुझे जानती ही नहीं है, कभी बात ही नहीं हुई है। मैं कुछ बोला, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने बोला कि सुनाई नहीं पड़ा क्या, फिर वापस से बोलता हूँ तो कोई रिप्लाई नहीं आया। तो उसमें समझ गया कि तालिबान है, तो मुझे रिप्लाई तक नहीं देगी वो। बट आपके साथ मिसबिहेव करा तालिबान के लोगों ने? नहीं, तालिबान के लोगों में कभी मिसबिहेव नहीं किया। मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं तीसरी बार गया था जब अफगानिस्तान, एक मेरी अमेरिकन फ्रेंड के साथ गया था। तो एक लड़का था, प्रोबेबली 22-23 साल का होगा। तो वो मेरी फ्रेंड जो थी सेल्वी, उससे बात कर रहा था कि कैसा है अब US, जस्ट इंटरेस्टिंग, लाइक कि जैसे ही हम फॉरनर से बात कर लेते हैं कि अच्छा कहाँ से हो आप, वही बस कर रहा था वो। तालिबान आया, बंदे को बंदूक के पीछे पूरा मारा। तो कैसे बात करे लड़के से, तो कैसे बात कर सकता है लड़की से। और मुझे को वार्न किया तालिबान ने, बोला कि इसको बोलो किसी बंदे से बात नहीं करे, सिर्फ तुमसे बात कर सकती है बस। और लेट सपोज कि हम लोग कहीं जा रहे हैं ना, उसको तालिबान हॉस्पिटल थे, तो तालिबान बोलते थे कि अच्छा इसको तुम्हारे दोस्तों कुछ खाना है, डायरेक्टली उससे नहीं पूछ रहे, मेरे से पूछ रहे हैं, तुम उसको बोलो, फिर मुझे वो रिप्लाई करेगी, फिर वो मैं उसको बोलूँगा। वो भी परेशान, नहीं परेशान कि डायरेक्टली पूछ ले यार, साथ में है। हाँ। मुझे गूगल घुमा रहे हो बार बार। तो लड़कियों को लेकर थोड़ा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, तो भाई इस एपिसोड को यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि इस एपिसोड की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। लेकिन शुभम भाई के साथ हमारी कन्वर्सेशन बंद नहीं हुई है। आपको और भी कंट्रीज़ के बारे में जानने को मिलेगा अगले एपिसोड में, और मैं आपको दावा देता हूँ जितना मज़ा आपको इस वाले एपिसोड में आया ना, उसका डबल मज़ा आपको अगले एपिसोड में आने वाला है। तो हमने जितनी भी और भी कंट्रीज़ की बात करी है, 165 कंट्रीज़ में भाई घूम के आ रखे हैं। तो भाई वो जो नेक्स्ट एपिसोड है वो मिस मत कर देना, शुभम भाई के साथ जो आने वाला है। और बाकी अगर आपको इस एपिसोड में मज़ा आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और शुभम भाई का चैनल है वो भी यहीं पर आ रहा है भाई का। भाई जितने ट्रैवल व्लॉग्स करता है जाके चेकआउट करो, और भाई को भी प्यार दो। और बस हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर। एंड ऑल्सो हमारी जो वेबसाइट है जिसके बारे में शुभम ने आपसे बात की थी एपिसोड के स्टार्टिंग में, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर भी लिखा आ रहा है। तो आप जाके वो भी चेकआउट कीजिए और हमारे कोर्सेज को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर। हम मिलेंगे नए एपिसोड में। बाय। और हाँ दोस्तों, जाते जाते मैं आपको याद दिला दूं, जैसा कि मैंने आपको बीच में भी बताया था वीडियो के, कि हमारा कोर्स लाइव हो चुका है हमारी वेबसाइट पे। चाहे आपका काम कोई भी हो, ये कोर्स आपको हेल्प करेगा सोशल मीडिया पे ग्रो करने में। हमने अपने पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस इस कोर्स में डाल के आपके लिए कुछ एपिसोड्स बनाए जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ पर भी लिखा आ रहा है हमारी वेबसाइट का नाम, जाइए कोर्स को एक्सेस कीजिए। हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। बाय।